યુક્રેન પર રશિયાના હુમલાનો 8મો દિવસ છે। યુક્રેનના અલગ અલગ શહેરોમાં થતા હુમલાના કારણે યુક્રેનના ઘણા શહેરો ખંડેર જેવી હાલતમાં ફેરવાઈ ગયા છે। ખાસ કરીને ખાર્કિવ શહેરમાં રશિયાના હુમલામાં ઘણું નુકસાન થયું છે અને આ હુમલામાં ખાર્કિવ સ્કૂલની ઇમારતને પણ ભારે નુકસાન થયું છે। તો દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે સ્કૂલની ઇમારત પર બોમ્બ મારાના કારણે છેદ પડી ગયા છે, તો બારીઓના કાચ પણ તૂટી ગયા છે। આ એ સ્કૂલ છે કે જ્યાં એક સમયે બાળકોની કિલકારીઓ ગૂંજતી હતી। રોજ બાળકો અહીંયા આવતા હતા, અભ્યાસ કરતા હતા, શિક્ષણ મેળવતા હતા, પરંતુ આપ જોઈ શકો છો કે રશિયાના હુમલાના કારણે હવે ખંડેરમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે આ શાળા। તો ખંડેરમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે આ શાળા અને આસપાસનો વિસ્તાર। આખો જે વિસ્તાર આપ જોઈ શકો છો, આ આખો વિસ્તાર અત્યારે ડરામણો દેખાઈ રહ્યો છે। તો એક અહીંયા જે રીતે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, રશિયા અને યુક્રેનનું જે આ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ તેમાં નુકસાન ભારતીયોએ પણ ભોગવવું પડી રહ્યું છે, ત્યાં ફસાયેલા લોકોએ ભોગવવું પડી રહ્યું છે। પરંતુ જે સરકાર છે, ભારતની સરકાર તેમને લાવવાના તમામ પ્રયત્નો કરી રહી છે। અને આ સમયે પોલેન્ડથી મારા સહયોગી આપણી સાથે મહા સિદ્દीकी જોડાયા છે અને સીધી જ વાતચીત કરીશું મારા સહयोगी महा सिद्दीकी साथे। जी महा सिद्दीकी, बताएं कि वहां पर क्या कुछ हाल है? जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने की किस तरह से कोशिश की जा रही है और क्या कुछ देख पा रही है आप वहां पर? रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष इस वक्त जारी है, जहां एक तरफ रूसी सेना ने कल खेरसन नामक टाउन को अपने कब्जे में कर लिया, वहीं दूसरी तरफ वो अब अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं यूक्रेन की राजधानी कीव पर और एक बड़े शहर यानी कि यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर पर, जिसका नाम है खार्किव। खार्किव ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे भारतीय नागरिक भी फंसे हुए थे। उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको जो ग्राउंड पे स्थिति है उसके बारे में और जानकारी देते हैं। पहले अगर खेरसन की बात की जाए, जिसको कल रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है, वहां पर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उनकी आर्मी ने इसलिए सरेंडर किया क्योंकि अगर वो सरेंडर नहीं करते तो बहुत सारे आम नागरिकों की भी जान जाती, इसलिए सिविलियन कैजुअलिटी को बचाने के लिए उन्होंने खेरसन में सरेंडर कर दिया। लेकिन जहां तक राजधानी कीव की बात करी जाए, वहां पर यूक्रेन की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, इतनी कि रूस की सेना पिछले 2 से 3 दिन कीव को चारों तरफ से घेर कर बैठी है, लेकिन फिर भी कीव को वो कब्जा नहीं कर पाए हैं। कीव में हमने देखा है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उनको यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने ये तक कहा कि आपको हम वहां से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि आप रूसी सेना की हिट लिस्ट पर हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन उन्होंने कहा मैं यहीं रहूंगा, अपने लोगों के साथ लड़ूंगा। तो एक प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यानी कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं जो इस वक्त एक बंकर में हैं, दूसरी तरफ उनके पार्लियामेंट के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि खुद आर्म्स लेकर बाहर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हर चेक पॉइंट को चेक कर रहे हैं कि रूसी सेना कहीं से घुस ना जाए। तीसरा हुआ खार्किव। खार्किव में हर तरफ शेलिंग और एक्सप्लोजन्स की आवाजें आ रही हैं। हमने कल कुछ भारतीय नागरिकों से बात की जो वहां से आए और उनका ये कहना था कि खार्किव में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उनको लगा था कि कभी भी खार्किव रूसी सेना के हाथ लग सकता है। जी महा सिद्दीकी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर अभी फिलहाल कितने भारतीय फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए किस तरह से प्रयत्न वहां पर जारी है? जहां तक भारतीय छात्रों और नागरिकों की बात है जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनमें से लगभग 60 से 70% अब भारत वापस जाने की ओर हैं। ये ज्यादातर पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी के द्वारा रास्तों के द्वारा इवैक्यूएट हुए हैं और वहां से ये फ्लाइट्स पर बैठ के इंडिया आ जाएंगे। 60 और 70 में से लगभग आधे ऐसे हैं
छात्र जो कि भारत लौट चुके हैं, जो बाकी बचे हुए हैं उनके लिए और एयर इंडिया फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया है और अब वो भारत आने की राह में है। दूसरी तरफ बात करी जाए, जो भारतीय छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो ज्यादातर ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन के ईस्टर्न साइड पर फंसे हुए थे। ये ऐसी जगह है जहां पे सबसे पहले लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले रूसी सेना घुसी थी डॉनबास रीजन में। यहाँ पर शायद ही कोई भारतीय नागरिक रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जो पहले से ही सेपरेटिस्ट के कब्जे में था। वहां से रूसी सेना आगे बढ़ी और फिर उन इलाकों में आई जो कि यूक्रेन के बड़े शहर हैं, जैसे खार्किव, जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। खार्किव एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत सारे भारतीय छात्र मेडिकल की डिग्री के लिए जाते हैं। ये छात्र फंस गए खार्किव में, क्योंकि वहां से दूसरे दिन से ही शेलिंग और एक्सप्लोजन्स की खबरें आ रही थी। हमने कम से कम 50 ऐसे भारतीय छात्रों से बात करी जो कि खार्किव से पूरे रास्ते पोलैंड यानी कि जो वेस्टर्न बॉर्डर पे है वहां तक आए, और कल उन्होंने ये पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन एम्बेसी की बस में बैठ के फाइनली ऐसी जगह पे गए जहां से वो भारत आ सकेंगे। जी बिल्कुल। तो जो भारतीय सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी वहाँ से बच्चों को और वहाँ के भारतीय नागरिक जो वहाँ पर बसे हुए हैं, वहाँ पर स्टडी के लिए गए हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गंगा अभी भी जारी है। महासिद्दीकी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे વધીએ तो यूक्रेन में जे फसाયેલા ભારતના વિદ્યાર્થીઓને બચાવવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા ઓપરેશન ગંગા ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। આ અંતર્ગત આજે રોમાનિયાના 38 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ દિલ્હી પહોંચ્યા છે, જેમને યુક્રેન દ્વારા લવાયા છે, યુક્રેનથી લવાયા છે ને આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ દિલ્હીથી ગુજરાત માટે રવાના થશે। તો યુક્રેનથી પરત આવેલા વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું છે કે તેઓએ જીવનમાં ક્યારેય વિચાર્યું ન હતું તેટલું ભયાનક યુદ્ધ તેમને ત્યાં જોવા મળ્યું છે। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और बहुत सारे भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और इसी ऑपरेशन गंगा के तहत बहुत सारे गुजरात के बच्चे आज दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे किस तरीके की परेशानियां थी, वो कैसे यहाँ पर पहुंचे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो बस है, इस बस में बैठकर जो यूक्रेन से बच्चे यहाँ पर वापस आए हैं, ये सभी अहमदाबाद जा रहे हैं, जो कि वहाँ पे पढ़ाई के लिए गए थे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुज्जर चिराग है। तो चिराग, आप आज पहुंचे हैं यहाँ पर। हाँ। यूक्रेन में जब आप थे, किस तरीके के हालात थे, कैसे आप बॉर्डर पर पहुंचे, क्या क्या परेशानियां सामने आई? मैं टर्नोपिल में पढ़ता हूँ यूक्रेन में। वहाँ से हमें बस प्रोवाइड की गई थी बॉर्डर तक। फिर वहाँ हम बॉर्डर से 5-6 किलोमीटर पहले उतर गए। लंबी लाइन थी ट्रैफिक की, तो वहाँ से हम चल के गए थे। फिर बॉर्डर पे भी बहुत सारे बच्चे थे, 2-3 हज़ार, तो उसमें भी बहुत वेट करना पड़ा हमें एक दिन। तो कितना टाइम लगा आप लोगों को वहाँ पहुँचने में? वहाँ पहुँचने में हमें शायद 8 से 10 घंटे लगे। तो उस 8-10 घंटे में जब वहाँ पर युद्ध शुरू हुआ, किस तरीके के हालात थे? क्या घर वालों से किसी तरीके से संपर्क हो पा रहा था? हाँ, संपर्क हो पर हम फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। और वैसे युद्ध का भी बहुत था। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? कलसरी आशीष। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? कोई कहने में तो कुछ नहीं है कि हमारे जो हालात थे पोलैंड से तो अच्छे थे। पोलैंड के बॉर्डर में देखो तो बच्चों को लाठियाँ भी पड़ी है और खाने का नहीं मिला था 2-3 दिन तक। और टेम्परेचर देखा तो -5 था। हमारे देखा तो हमारे पोलैंड से अच्छा है। पोलैंड में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर लंबी कतार थी गाड़ियों की, तो बच्चे को चल के जाना पड़ता था। हमारे पैदल 5 या 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે ફ્યુચર ગ્રુપના રિટેલ સ્ટોર્સનું સંચાલન પોતાના હાથમાં લેવાની શરૂઆત કરી છે અને ત્યારે વિક્રેતાઓ, સપ્લાયર્સ, જમીન માલિકો તેમજ સ્ટોરના કર્મચારીઓએ રિલાયન્સના આ પગલાંને આવકાર્યું છે। તેમને આશા છે કે અત્યાર સુધી સારો ન ચાલતો ફ્યુચર ગ્રુપનો રિટેલ વ્યવસાય રિલાયન્સ પાસે આવતા હવે વૃદ્ધિ પામશે। મહત્વનું છે કે રિલાયન્સે તાજેતરમાં જ ફ્યુચર રિટેલ સ્ટોર્સના હસ્તાંતરણની પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી અને આ સ્ટોરની લીઝ રિલાયન્સના નામે હતી।
ફ્યુચર ગ્રુપ આ સ્ટોર્સ માટે જરૂરી મૂડી ઊભી કરવામાં તેમજ જમીન માલિકોને લીઝની રકમ ચૂકવવામાં મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યું હતું અને જેના કારણે આ સ્ટોર્સનું સંચાલન મુશ્કેલ બન્યું હતું. સ્ટોર માટે જમીન આપનાર જમીન માલિકોને સમયસર ભાડું, કર્મચારીઓને સમયસર પગાર તેમજ વેન્ડર્સને સમયસર પેમેન્ટ નહોતું મળતું. જો કે હવે સ્થિતિ બદલાઈ છે. રિલાયન્સ આ સ્ટોરના કર્મચારીઓને નોકરીની ઓફર કરી રહ્યું છે, જેના કારણે ફ્યુચર ગ્રુપના રિટેલ નેટવર્કના 30,000 કર્મચારીઓ પોતાની નોકરીને જાળવી રાખવી શકશે. તો સ્ટોરના માલિકો રિલાયન્સ રિટેલ સાથે લીઝ અગ્રીમેન્ટ કરી રહ્યા છે. ફ્યુચર ગ્રુપના રિટેલ સ્ટોર્સનું નામકરણ रिलायंस रिटेल तरीके થઈ રહ્યું છે. तो रिलायंस के आ जाने से अच्छा हुआ कि उनका बेरोज़गार बच गया, हमको भी किराया टाइम से मिल जाता है. हमें तो बहुत बड़ी परेशानी होने लगी थी, किराया देते नहीं थे. हमने मान लीजिए कोई बैंक से लोन ले रखा है तो उसकी किस्तें चुकानी पड़ती थी, वो अपनी जेब से इधर उधर से मैनेज करके चुकानी पड़ती थी. कि किराया आता था उसी में से किस्त जाती थी. किराया आना जब बंद हो गया तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा. और रिलायंस का अपना फॉर्मेट है रिटेल में, एंड दिस स्ट्रक्चर इज एडिंग वैल्यू टू दैट अगेन द एम्पायर. तो डेफिनेटली पैसा है रिलायंस के पास और द प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो हमें एज अ वेंडर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और हम भी क्रिएट कर पाएंगे, जो कि हम अपने बिजनेस को या फिर अपने जो प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से देख पा रहे हैं. हम एज एन वेंडर जी ये देखते हैं कि सबके लिए अच्छा है. एज एन एम्प्लॉयज़ अगर हम बात करें, एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे रिटेल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है और सभी के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी. जितने भी वेंडर्स वर्क कर रहे हैं बिग बाज़ार के साथ, और पिछले कुछ टाइम से जो पेमेंट्स का प्रॉब्लम था और कोई काम का प्रॉब्लम था, वो सारा दूर हो जाएगा. क्योंकि जो रिलायंस के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और जो चैलेंजेस हम देखते आ रहे हैं, जो हमें बिग बाज़ार के साथ आए हैं, तो हमें वो लगता है कि वो सारे चैलेंजेस दूर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट होगा सभी वेंडर्स को. एम्प्लॉयज़ को भी जैसे सैलरी में बड़ी इशू आ रहे थे इजी डे के टाइम में कि 2-2, 3-3 महीने सैलरी नहीं आ रही. अब बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, घर खर्चा चलाएंगे, सैलरी मिलेगी. तो अब मान लो 3 महीने सैलरी ना मिले, 4 महीने सैलरी ना मिले, या आधी कट के मिल रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे. अब मान लो रिलायंस है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो उनकी सैलरी भी टाइम से आएगी, उनके बच्चे भी थोड़ा खुश रहेंगे, हमें भी टाइम से पैसे मिलेंगे. तो सब लोगों के लिए फ़ायदा है, मुझे लग रहा है. ગુજરાતની વાઘ બકરી ચાનું નામ દુનિયાભરમાં બહુ મોટું નામ છે અને આ ચાના રસિયાઓમાં વાઘ બકરી ચાનો ટેસ્ટ બહુ જાણીતો છે. ગુજરાતમાં નંબર 1 માનવામાં આવતી વાઘ બકરી ચાને માણવા માટે રસિયાઓ માટે રિટેલ ટી સ્ટોલનો પ્રારંભ કરાયો છે. મહેસાણા અમદાવાદ હાઈવે પર વોટર પાર્ક આગળ 4 રસિયાઓ માટે વાઘ બકરી ચા ગ્રુપે ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વાઘ બકરી ટી વર્લ્ડનો સ્ટોર શરૂ કર્યો છે અને આથી મુંબઈથી દિલ્હી જતા પ્રવાસીઓ હવે વાઘ બકરી ચાની ચુસ્કીનો સ્વાદ મહેસાણા હાઈવે પર માણી શકશે. નમસ્તે મિત્રો, મારું નામ પરાગ દેસાઈ, ચોથી પેઢીનો એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર અને એન્ટરપ્રિનર વાઘ બકરી ટી ગ્રુપ. અમારું પરિવાર લગભગ 110 વર્ષથી ચાના વ્યવસાયમાં છે અને 100 વર્ષથી ભારતમાં છે ચાના વ્યવસાયમાં. આજે ખૂબ આનંદનો દિવસ છે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં અમે પહેલું વાઘ બકરી ટી વર્લ્ડ ખોલ્યું છે. વાઘ બકરી ટી વર્લ્ડ શંકુ વોટર પાર્કની બહાર જે એક્સક્લુઝિવ એરિયા છે, ત્યાં હાઈવે પર આવતા જતા લોકો માટેની એક ખાસ પ્લાન છે અને એક ખાસ સગવડ છે. આપણો ઉત્તર ગુજરાત ને મહેસાણાનો જે હાઈવે છે એ લોકો રાજસ્થાન જતા, આબુ રોડ જતા ખૂબ વાપરે છે અને સારી ચા અને નાસ્તો મળવાનું બહુ મુશ્કેલ હતું. ગયા 2 વર્ષ કોવિડમાં ખૂબ ચેલેન્જિંગ રહ્યા અને અમે બિલીવ કરીએ છીએ રીઓપનિંગ થીમમાં અને ગુજરાતના નાગરિકોની સેવામાં જ્યારે બી આ હાઈવે વપરાશે અને લોકો અહીંયા આવશે ત્યારે હું ગેરંટી આપું છું કે વાઘ બકરી ગ્રુપની બધી જ ચા જોડે કેવી રીતે સર્વ થવી જોઈએ, એટલે કે ચાનું જેમને ઇન્વેન્શન કર્યું એ બ્રિટિશ લોકોએ કયા કપ રકાબીમાં સર્વ કરવાનું સૂચન કર્યું હતું, ચાને કેવી રીતે બનાવવી પડે, એને કયા ટેમ્પરેચર પર ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવી પડે, ને એની જોડે જ જે ચા જોડે અલગ અલગ પ્રકારના નાસ્તા હોય એનું બી અમે આયોજન કર્યું છે. આપણને બધાને એક એવી પ્રેરણાની જરૂર હોય છે કે જે આપણને સર્વશ્રેષ્ઠ હાંસલ કરવા પ્રોત્સાહિત કરે. અમારી પહેલ બાયજૂસ યંગ જીનિયસમાં અમારી પાસે વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી કેટલાક મહાન સ્ટાર આવ્યા અને જે બાળકો માટે પ્રેરણારૂપ હતા. અને આ અઠવાડિયે અમારી સાથે પ્રખ્યાત અભિનેતા કે મેનન અને ભારતીય તરવૈયા સાજન પ્રકાશ જોડાયા.
Please welcome the one and only Krishna Kumar Menon उर्फ KK Menon. कैसे हो? बहुत बढ़िया, thank you. बैठिए, ठीक है. These are the guys who made this apps and all that stuff. Yeah. हाँ? Yeah. कमाल है यार. कौन सी उम्र में सीखा तुम लोगों ने? बचपन में क्रेडल क्या था? No, 9-10 साल. Unbelievable. Which of these factors most contributes to current global warming? Option A, sunspots. Option B, hole in ozone. Option C, CO2 emissions. Option D, garbage. C है ना? CO2 emissions. Sure? 100% sure. मुझे नहीं लगता ये आंसर है. अगर आपको नहीं लगता तो पक्का ही है. सही है? देखते हैं. अरे correct, well done. ये 100% रॉन्ग होगा. 100% wrong होगा. How does increased carbon dioxide level affect the oceans? तो ऑप्शन ए decreases oxygen amount. हाँ. B lowers the pH and makes it more acidic. हाँ. C rises the pH and makes it more basic. Hmm. And D decreases the salt level. D. ठीक है, देखते हैं. Oh, wrong है. Lowers the pH, makes it more acidic. Okay. pH एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बताता है कि एसिड है या बेस. कार्बन डाइऑक्साइड इज लिटिल मोर टू द एसिडिक साइड. तो ज्यादा हो जाता है तो वो एसिडिक बन जाता है. एंड देन इट लोअर्स द pH क्योंकि pH स्केल में 0 to 14 है. एंड 7 इज न्यूट्रल. सो जब कम होता है ज्यादा एसिडिक होता है. Wow. There is somebody coming on the screen. You know who that is? Oh, he's Sachin Sugar. Hi. Hi தம்பி, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். So you want to ask him how he started swimming? In which age do you start swimming? I started like you only, I think. I started at the age of 5, but I always was in the pool, not so adventurous and thrilled like you. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.